देश दुनिया की हर खबर हम दिखाएंगे आपको। देश दुनिया की हर खबर दिखाएंगे आपको। कब कहां क्या हो रहा है इस पर हम बताएंगे आपको। जरा देखिए और हम आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है और हम आपको बताते चले। जी, सिपाही भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिजिकल एग्जाम का डेटा नोट कर ले, तारीख आ गई है क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले रिटर्न और जी आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सिपाही की भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एग्जाम की डेट आ गई है। पढ़ें और शुरू कर दें अब अपनी तैयारियां। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक सुरक्षा के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच तथा शारीरिक मानक परीक्षण तारीख 16 दिसंबर से होगा। लिखित परीक्षा में अर्हता पाए सभी 1,74,316 अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने हेतु वेब लिंक 16 दिसंबर को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बोर्ड ने विस्तृत विज्ञप्ति की सूचनाएं वेबसाइट पर अवलोकन करने के लिए बता दिया गया है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा अगस्त माह में आयोजित की गई थी, जिसकी काट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। बोर्ड द्वारा जल्दी ही की जाएगी सूचनाएं। दस्तावेज के परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षाओं के बाद उत्तीर्ण छात्रों को जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित सूचनाएं बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। बोर्ड द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अधिक अभ्यर्थी को अंक का संपूर्ण विवरण भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, जरा गौर करिए। इस तरीके की हम आपको छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होते रहेंगे। तो ये इस वक्त की लखनऊ की बड़ी खबर है। अब जो परीक्षा देने के बाद बहुत से हमारे साथी इंतजार कर रहे थे कि हमारा क्या परीक्षा में पास हुई है और पास होने के बाद कब मुझे मिलेगा। जरा आइए हम ले चल रहे हैं। जरा देखिए, जरा सुनिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और हम आपको रूबरू होते चले हैं। जरा देखिए, जरा और भाई हम आपको बताते चले। इस वक्त बड़ी खबर है। इंजीनियर के खिलाफ हुए मुकदमे के साक्ष्य जुटाने पहुंची बंगलुरु पुलिस। आपको बताते चले, अतुल सुभाष सोसाइटी से जुड़े हुए जो अतुल सुभाष सोसाइटी इंजीनियर के खिलाफ हुए मुकदमे की साक्ष्य को जुटाने के लिए बंगलुरु पुलिस पहुंच गई है। आपको बताते चले, उन्होंने बताया देसी चर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में छानबीन की जा रही है। और को बताते चले, बंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को डाक बंगले स्थित निकिता के घर पे नोटिस चस्पा किया और इसके साथ ही पुलिस दीवानी न्यायालय पहुंची और अतुल के खिलाफ दर्ज मुकदमे की पत्रावली भी खंगाला है। आपको बताते चले, वहीं पर बताते चले, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आपको हम ले चलेंगे। जरा देखिए, हम आपको बताते चले, इस वक्त बड़ी तेज से खबर आ रही है कि हलवाई की पत्नी पर तेजाब डालने वाला 14 साल की सजा जुर्माना भी कोर्ट ने लगा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है अमरोहा से। आपको बताते चले, एक मनचले ने एक हलवाई की पत्नी पर तेजाब डाल दिया था और उसके फिर बाद में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, फिर उसको सजा सुनाई गई। जरा आइए हम विस्तार से चलते हैं। अमरोहा में 5 साल पहले हलवाई की पत्नी पर तेजाब डालने वाले दोषी को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें उन्होंने 1.60 लाख रुपए पीड़िता को देना हो गया। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय के फैसले आ जाने के बाद उसे हिरासत में करके उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी और यहां पर हलवाई का परिवार रहता था।
4 अप्रैल 2019 की रात हलवाई की पत्नी पर तेजाब से हमला किया गया था, जिसमें महिला और उसकी बेटी बुरी तरीके से झुलस गई थी। तेजाब से झुलसी महिला की एक आंख खराब हो गई थी, जबकि दूसरी की रोशनी बेहद कम हो गई थी। इस पर पुलिस ने मामले में हलवाई की तहरीर पर मोहल्ले के रहने वाले आकाश और मनुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस शुरू से ही मामले में संदिग्ध दिखाई पड़ रहा था। तत्कालीन एसपी प्रवीण ताड़ा ने नेतृत्व में पुलिस ने गहनता से जांच की और बाद में पुलिस ने मुरादाबाद के थाना काट के मोहल्ले बाजार निकट जुमा मस्जिद के नजदीक दीपक यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस दीपक यादव पर तेजाब पीड़िता की बहन का दोस्त था। वह दोनों काट के एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे। दोषी दीपक यादव उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तेजाब पीड़िता इसका विरोध करती थी, जिससे नाराज होकर दीपक ने महिला के ऊपर तेजाब डालने की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद पुलिस ने दीपक को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपी आकाश और मनीष को 189 सीआरपीसी के तहत जेल से रिहा कर दिया था। फिलहाल आरोपी दीपक यादव जमानत पर जेल से बाहर था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पास्को एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव चौधरी ने पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और साक्ष्यों और सबूत के आधार पर दीपक यादव को दोषी करार दिया है। साथ ही बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी दीपक यादव को 14 साल की सजा और 2.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आइए बताते हैं। पति ने अपने लिए तैयारी किया फंदा। पति ने अपने लिए तैयार किया फंदा। कुछ ही देर घर के बाहर गया तो उस पर झूल गई पत्नी। बताते चलें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां पर एक महिला को आत्महत्या कर लिया। आखिर मामला क्या है, जरा सुनिए। अमरोहा के आपसी झगड़े के बाद पति ने आत्महत्या करने की कोशिश। बताते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति पहले फांसी के फंदे पर लगाने का प्रयास किया और पति पत्नी का झगड़ा था, परंतु देखिए हुआ क्या। बताया अमरोहा में आपसी झगड़े के बाद पति ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो विवाहिता ने रोका, कहा कि स्वामी मत करिए, लेकिन पति के घर से निकलते ही विवाहिता ने उस फांसी के फंदे पर झूल गई और जान दे दी। 5 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बगैर पुलिस के कार्रवाई को सौ कर लेकर आए और सपुर्द उसे खाक कर दिया। डड़ौली पुलिस ने एक गांव के निवासी युवक दिल्ली के क्लिनिक चलाता था। 5 साल पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की युवती से प्रेम विवाह किया था। उसके परिजनों के 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था। इसके बाद गुस्साए पति ने बुधवार को फंदे पर लटकर जान देने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसे रोक दिया। इसके बाद पति घर के बाहर चला गया और इसके बाद पत्नी ने कमरे को बंद कर रस्सी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब पति घर वापस आया तो देखा कि उसकी लटकी पाई है। पत्नी को फंदे से लटका देख पति के होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही परिजन भी पहुंच गए और शव को बगैर पुलिस की कार्रवाई के अविवाहिता को सपुर्द खाक कर दिया गया। घटना की जानकारी से पुलिस ने इनकार कर दिया है। क्या ये सही है, क्या गलत है, इसके लिए हम आपको और भी जानकारियां के साथ बने रहिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर है। आइए अमरोहा की और एक बड़ी खबर है। जिले में 1221 महिलाओं ने विधवा पेंशन के साथ पति का नाम भी राशन भी लिया। जरा देखिए, जरा गौर करिए। जिले में एक जांच रिपोर्ट में आई है, जहां पर जिले की 1221 महिलाओं ने विधवा पेंशन के साथ पति के नाम पर भी राशन लिया।
डबल भ्रष्टाचार अमरोहा से आई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जरा गौर करिए, इस खबर की सबसे चर्चा है, सुर्खियां में है। जिला अमरोहा में बताते चले, जिला अमरोहा के ग्रामीण इलाके में 801 और शहरी क्षेत्र में 420 महिलाएं ऐसी पाई गई कि जो पति की मौत के बाद 1 यूनिट राशन, निश्चित महिला पेंशन, विधवा प्राप्त कर रही। पूर्त विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच के बाद खुलासा हुआ है, उनको दिया जा रहा पति के नाम पर राशन रोक दिया गया है। अब सिर्फ पेंशन का ही लाभ दिया जाएगा। देखिए जरा सुनिए, ऐसी महिलाओं, उनके पति की मौत हो चुकी है, उनके लिए आश्रित महिलाओं को पेंशन विधवा योजना संचालित है, जिसके तहत प्रति महीना 1000 रुपए के हिसाब से साल भर में 3 किस्तें महिलाओं को खाते में आती हैं। इसी तरह साल भर में 12,000 रुपए मिलती हैं। गड़बड़ी की आशंका पर पूर्त विभाग ने समाज कल्याण विभाग से सूची उपलब्ध कराई। पता कराया जो महिलाओं ने निश्चित महिलाएं पेंशन का लाभ उठाने के साथ ही पति के नाम पर 1 यूनिट राशन रही, उनका पति जीवित तो नहीं है। दोनों विभागों ने जांच की तो जिले भर में शहर क्षेत्र में 420 महिलाएं ऐसी पाई गई जिन्होंने गलत मृतक पति को जीवित पति दिखा करके राशन ले रही थी, जो कि अपने पति की मौत के बाद 1 यूनिट का मुफ्त में राशन ले रही थी। इसके अलावा निश्चित महिलाएं पेंशन का लाभ भी उठा रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में 801 महिलाएं गलत तरीके से राशन लेती पाई गई हैं। उनकी गड़बड़ी पकड़ने जाने पर पूर्त विभाग ने उनका पति के नाम पर दिए जा रहे 1 यूनिट बंद कर दिया गया है। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण आकाश पाल ने बताया कि इस तरीके की गड़बड़ी पूरे जिले में सामने आई है। पूर्त विभाग ने महिलाओं को उनके पति के नाम पर दिया जा रहा है 1 यूनिट राशन रोक दिया गया है और समाज कल्याण से पेंशन मिलती रहेगी। आइए, गजरौला जिले की ऐसी खेल पाया गया जिसमें महिलाएं विधवा तो हैं परंतु अपने पति को जीवित दिखा करके किस तरीके से गड़बड़ किया जा रहा है, जरा हम ब्लॉक वार बताते हैं। अमरोहा में 154 महिलाएं और धनौरा में 124, गजरौला में ब्लॉक क्षेत्र में 76 महिलाएं हैं और गंगेश्वरी ब्लॉक में 106, हसनपुर ब्लॉक में 106, 16 और जोया ब्लॉक में 265 महिलाएं पाई जा रही हैं। 225 महिलाएं पाई जा रही हैं। इस तरीके से जोया ब्लॉक में 225 महिलाएं लाभ ले रही हैं। वहीं पर नगर क्षेत्र की हम बात करें, जहां पर महिलाएं नगर का नाम उठाने वाली महिलाओं का नाम, जो अमरोहा में 251, धनौरा में 21, हसनपुर में 65 और जोया में 10, गजरौरा में 42 और बछारू में 10 और उर्जना में 13 और नगवा सादतपुर में 8 महिलाओं को बराबर लाभ दिया जा रहा था, जिसकी जांच होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। जरा देखते रहिए, बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल के साथ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबरों की तरफ मूव करते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, संगम नगरी में पीएम बोले, संगम नगरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, इसमें हर भेदभाव की दी जाती है आहूत। जी, पीएम साहब ने कहा कि ये जो संगम नगरी है ये महाकुंभ में एकता का महायज्ञ है, इसमें हर भेदभाव की आहूत दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य का अर्धमग्न का चेतना का नाम है। ये चेतना स्वयं जागृत होती है और यह चेतना भारत के कोने कोने से लोगों का संगम के तट पर खींच कर ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राग के विश्व के सबसे बड़े संस्कृत संगम के स्वरूप को महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश की पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया देश को संदेश देता। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की संस्कृत और आध्यात्मिक
यात्रा का पुष्प और जीवित प्रतीक है। ऐसे आयोजन है और जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य संगम होता है। संबोधन शुरू करने से पहले संगम की भूमि को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संबोधन करने से पहले उन्होंने संगम की नगरी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम की धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि एक रात काम कर रहे कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों भक्तों को स्वागत सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिन से चलने वाला ये महायज्ञ एक दिन महानगर बसाने और महाअभियान प्रयागराज की धरती का नया इतिहास रचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर बोल रहे थे। महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी संभालेंगे स्वच्छता व्यवस्था की जिम्मेदारी। 15,000 सफाई कर्मचारी काम करेंगे। जरा सुनिए, जरा गौर करिए, हम आपको ले चलेंगे। पीएम मोदी बोले, गांव, कस्बे और शहर के लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़े हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति है, ऐसा संगम शायद कहीं और देखने को मिले। यहाँ पर आकर संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदाय का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय और एक विचार से जुड़ जाते हैं। कुंभ जैसे महाभव्य दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका होती है। महाकुंभ की तैयारी के लिए नामित गंगे कार्यक्रम को आयोजित तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर की और लोगों को फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी, गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता का काम संभाल रहे हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। इसमें हर भेदभाव की दी जाती है आहुति। पीएम मोदी ने अपने शब्दों में कहा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय कुंभ मनुष्य और अंतर्मन की चेतना का नाम है। यह चेतना स्वयं जागृत होती है और यह चेतना भारत के कोने कोने के लोग संगम तट पर खींच कर लाती है। इसके लिए मैं फिर तैयार हूं और महाकुंभ एकता महायज्ञ में, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाएगी, यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत, अद्भुत भारत की तस्वीर प्रस्तुत करेगा। महाकुंभ हजारों वर्षों से चले आ रहे संस्कृत आध्यात्मिक यात्रा जीवित प्रतीक है, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुंभ हजारों वर्षों से चली आ रही हमारे देश की संस्कृत, अध्यात्म और पुष्प जीवन प्रतीक है और ऐसा एक आयोजन हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला दिव्य संगम से होता है। उन्होंने कहा कि माघ, मकर संक्रांति सब जही हुई और तीरथ पति ही अब सब कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 3 पवित्र नदियों को संगम ही नहीं, प्राग के बारे में कहा कि माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही अब सब हुई। अर्थात जो सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं और सभी देव शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महाऋषि प्राग में आ जाते हैं और ये वो स्थान जिसके प्रभाव से बिना पुराण पूरे नहीं होते हैं और प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद और ऋषियों में ऋग्वेद में किया गया है। ये प्रयागराज एक ऐसा संगम है जिसकी जितनी चर्चा की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को गुदगुदा रहे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। तो देखिए, आइए इस वक्त की बड़ी
खबर आ रही है हमारे साथ मेरठ से जानकारी दे रही हैं। जरा आइए हम चल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में इस वक्त बड़ी खबर है, हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया, जहां मां ने 2 बेटियों संग फांसी लगा कर की आत्महत्या, कमरे में लटके मिले तीनों के शव। आखिर क्यों आत्महत्या कर लिया, इसके पीछे हम चलते हैं जानकारी लेने के लिए। मुजफ्फरनगर में एक और झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक मां ने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीनों का शव कमरे से फंदे से लटके मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर शहर के कोतवाली में खाजापुर के एक विवाहिता और उसकी 2 बेटियों के शव कमरे से फांसी के फंदे से लटके मिले। पुलिस ने तीनों को शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई फेर दिया है। ये मामला पन्ना गांव के रहने वाले अंकुश पिछले कई सालों से अपने दोनों बच्चों व पत्नी व माता के साथ खाजापुर में रहता था। उन्होंने बताया, न्यू बिंदल पेपर मिल में ड्यूटी पर गया था। गुरुवार को देर रात वह ओर से उसकी मां काम से लौटे तो कमरे में का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने अपनी मां के साथ पड़ोसी के घर जाकर सो गया। जरा देखिए, सुबह फिर कमरे पहुंचा तो काफी आवाज लगाई, कमरा नहीं खुला। पड़ोसियों के साथ पहुंचकर अंकुश ने गेट खुलवाने की कोशिश की तो कमरे में की खिड़की खोली और झांकी तो तीनों शव के फंदे से लटके। तभी सूचना पाकर पुलिस पहुंची और मृतक महिला के मायके के लोग नहीं पहुंचे थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मृतका के पति अंकुश ने बताया कि उसकी पत्नी रुक्मणी 30 वर्ष, बेटी पीहू 3 वर्ष और मीठा उर्फ नायरा 7 वर्ष ने आत्महत्या का कारण क्या है, इन सब बातों की जांच चल रही है। जी हाँ, हम आपको बताते चले, जरा देखिए, जरा गौर करिए। और हम इस वक्त चल रहे हैं गोरखपुर का क्या हाल है, हम इस तरफ भी बढ़ते हैं, गोरखपुर चलते हैं। मामला क्या है, जरा आइए हम चलते हैं। बेटे का जेल से संदेश, पापा मैं आज भी आपका श्रवण कुमार, मुझे माफ कर देना, मां की हत्या के आरोप में है बंद। एक बेटा ने अपने पापा को संदेश लिखा। बेटे का जेल से संदेश, पापा मैं आज भी आपका श्रवण कुमार हूं, मुझे माफ कर देना, मां की हत्या के आरोप में बेटा जेल में बंद है। वैज्ञानिक राम मिलन ने बताया कि वह हमेशा पत्नी आरती के कहते थे कि बेटे की गुड़ श्रवण कुमार से मिलते हैं। वह हम लोग के बारे में इतनी कम उम्र में ही सोचने लगा है। जी, मां की हत्या के आरोप में बाल सुधार गृह में बंद वैज्ञानिक का बेटा गलती पर पछता रहा है। उससे मिलने एक रिश्तेदार गए थे। उसने रो रो कर एक बात कही कि पापा से कह देना मुझे माफ कर दे, उनका बेटा आज भी श्रवण कुमार ही है। बुधवार को पुलिस को सौंपते हुए वैज्ञानिक राम मिलन ने कहा कि जिस बेटे को हम पति पत्नी श्रवण कुमार मानते थे वही आज हमारा दुश्मन बन गया। उसी कलंक के आहत बेटा बृहस्पतिवार को अपने रिश्तेदार के सामने टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा और संदेश भिजवाया। बाल सुधार गृह में एक कैसी कटी पहली रात, बताया कि हमारी रात कैसे कटी। गुलरिया इलाके में सुपुर साहबगंज स्थित बाल सुधार गृह में 250 से अधिक नाबालिग दुष्कर्म, मारपीट, चोरी, हत्या जैसे केसों में बंद है। वहीं पर बच्चों के अलग दिन भर अकेले ही बैठा रहा। बहुत प्रयास के बाद वो थोड़ा खाना खाया। पहली रात करवटें बदल बदल करके बिताई। वैज्ञानिक राम मिलन की पत्नी से हमेशा कहते थे ये बात। वैज्ञानिक राम मिलन ये बात कहते थे। राम मिलन ये बताया कि हमेशा पत्नी आरती ये कहती थी कि बेटा के गुड़ श्रवण कुमार से मिलते हैं। वह हम लोगों के बारे में इतनी उम्र में कैसे सोच। यही वजह था कि मां की देखभाल की चेन्नई और गोरखपुर भेज दिया था। जरा आइए हम बताते हैं, जरा सुनिए, जरा गौर करिए किस तरीके से हत्या। बताया कि वो वैज्ञानिक बेटा चेन्नई में रहता, उम्र में रुपए कमाने लग गई थी और वह
शेयर मार्केट में रुपए लगाता था और उसकी 15,000 रुपये थी और वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। उसे लगता था कि गोरखपुर में ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए परेशान होने लगा था। पुलिस जांच के मुताबिक वजह 2 दिसंबर को स्कूल जाने का दबाव बनाने पर मां गलती से मां आरती ने ढकेल दिया था। इसके बाद एक झूठ छिपाने के लिए उसे कई झूठ बोलने पड़े। स्कूल से भागता था बेटा। बताया जा रहा है राम मिलन ने यह रहकर बताया चेन्नई में भाभी परिणाम अनुसंधान केंद्र में स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, गणित में इंटर पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियर बनना चाहता था। चेन्नई में पढ़ाई के बाद वो गोरखपुर आया और वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, इसलिए वो हमेशा स्कूल से मना करता था। पिता से कई बार उसने चेन्नई बुलाने का आग्रह किया। इसके बाद आज बेटा फूट फूट कर रो रहा है। एक कहावत है, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो। बिल्कुल सही कहा। जिसने गलत किया है तो दोस्तों को एक दिन उसको गलत मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी माँ, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने इष्ट, अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपको कठिनाइयां हो। जी जरा आइए हम आपको और ले चले हैं कानपुर में दंपति का हंगामा। पुलिस आयुक्त के कार्यालय में खुद पर डाला पेट्रोल। बोले कई महीनों से गायब है उनकी बेटी। जरा देखिए, उन्होंने कहा कि योगी बाबा की सरकार में जहां पर बेटी बचाओ अभियान लगा रहे हैं, वहीं पर आज भी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बेचारा अपने ऊपर पेट्रोल डालते हुए कानपुर में एक दंपति ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया पुलिस कार्यालय के सामने और बोला कई महीने से मेरी बेटी गायब है और पुलिस ने अभी तक कोई तलाश नहीं किया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जरा आइए हम आपको दिखा रहा हूं जरा उन बातों की तरफ जहां पर लगातार अब तक टीवी न्यूज चैनल की बड़ी खबर है। जरा देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। यूपी के मथुरा में एक साथ 40 गायें मरी मिली। मृतक दृश्य देख हिंदूवादियों में काफी आक्रोश फैल गया है, रोड जाम कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 40 गायों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गया। मथुरा के धौरारा के जंगल में एक साथ 40 गाय मृतक मिली तो हिंदू संगठन में आक्रोश फैल गया। जाम कर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। ये मामला मथुरा थाना क्षेत्र के जैत के में गौवंश के अवशेष मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। गौवंश के अवशेष को देखते आक्रोश लोगों में मथुरा वृंदावन रोड जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गए। जाम लगा रहे लोगों को समझा बुझा करने का प्रयास शुरू कर दिया। बताते चलें, हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की सुबह मथुरा वृंदावन रोड स्थित जंगल में की तरफ से कुछ लोग गए तो देखा वहां मृतक अवस्था में कुछ गायें पड़ी हुई हैं। अवशेष देखने के बाद लोग वहां पर गुस्सा आ गया। गौरक्षक के अलावा हिंदूवादी संगठन भी पहुंच गए हैं और फिर रोड को जाम किया, धरना प्रदर्शन किया। प्रश्न ये उठता है कि विजुबा पर किसने हमला किया, किसने मार दिया? अब क्या योगी बाबा की सरकार में क्या वास्तव में गरीबों को मिल पाएगा या नहीं? जरा आइए हम इस वक्त बड़ी खबर की तरफ चले। अंबेडकर नगर की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं मामला क्या है। बताया जा रहा है कि नजूल भूमि में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित किया गया है। बताया जा रहा है अंबेडकर नगर में डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद टांडा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नजरुल भूमि को लेकर के शासनादेश का उल्लंघन किए जाने की पत्रावली की जांच की।
गड़बड़ी मिलने पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी में अपर जिला अधिकारी के नेतृत्व में गठन कर दिया। टैक्स वसूली कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डीएम बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिसर टांडा पहुंचे। वहां पर उन्होंने नगर पालिका कार्यालय कच्छ का निरीक्षण किया। अधीक्षक कच्छ, टैक्स विभाग, अवर अभियंता जलकल कच्छ, निजुल विमान बिजली विभाग, अकाउंट कच्छ, अवर अभियंता शिविर कच्छ और कैशियर कच्छ आदि व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। परीक्षण के दौरान नजुल से जुड़ी पत्रावली शासनादेश के उल्लंघन कर दाखिल, खारिज और आदम करने का मामले मिले। डीएम ने अपर जिला अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 10 दिन के भीतर आख्या उपलब्ध करने को निर्देश दिया। कहा कि जब तक जांच आख्या नहीं आ जाती तब तक कोई नया अमल बरामद और दाखिल खारिज नहीं होगी। डीएम ने चेयरमैन और सभासदों से बात की कि उधर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा नगर पालिका के भवन में दुकान करने वाले दुकानदारों के मुद्दे सभासद ने उठाया। डीएम ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। ठंड को देखते हुए नगर ने अलाव जलाने के लिए और जल्द टेंडर करने का निर्देश दिया। प्रभारी ईओ को दिया गया। साथ में पालिका दुकानों का किराया व टैक्स न जमा करने पर कार्रवाई होगी। टैक्स वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। नगर पालिका क्षेत्र में 205 दुकानें हैं। इससे जुड़े दुकानदारों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही गई है। तो आइए देखते रहिए दोस्तों, हम देश और विदेश की हर बड़ी खबर को दिखाएंगे। 3 लाख रुपए का सबसे बड़ी खबर है। जरा करिए, जरा देखिए, जरा गौर के 3 लाख रुपए के आभूषण ठग ले गया एक महिला से। जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। अंबेडकर नगर में जेवर सफाई करने के बहाने से सोने की जेवरी लेकर ठग महिला चली गई। मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का है। आपको बताते जानकारी के मुताबिक चंदनपुर गांव में एक महिला के घर एक ठग पहुंची। पुराने बर्तन को साफ करने की बात करते हुए पुराने बर्तन ले गई। दूसरे दिन वापस लौटी तो पुराने बर्तनों के साथ एक नया बर्तन भी दे दिया। दूसरे दिन फिर महिला पहुंची और चांदी के जेवर साफ करने के बहाने चांदी की पायल लेकर चली गई। अगले दिन ठग ने महिला को पुरानी पायल के साथ एक नई पायल देकर उसका विश्वास जीत लिया। 4 दिन पहले ठग महिला की तीसरी बार गांव पहुंची। एक महिला से उसके सोने के 3 लाख रुपए के आभूषण साफ करने के बहाने लेकर चली गई। कई दिनों तक जब वह नहीं आई तो महिला इसकी जानकारी परिजनों की दी। थाना अध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, ठगों से होशियार हो, अन्यथा आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ठगों से होशियार रहिए। इस वक्त हम आपको ले चल रहे हैं बड़ी खबर की तरफ। अंबेडकर नगर में बताया जा रहा, जरा सुनिए। किशोरी को बेचने का लगाया आरोप, 8 पर मुकदमा दर्ज। अभी तक आप सुनते थे कि कुछ तो बेच लिया जाता है, मगर आज आधुनिक युग में महिलाओं, लड़कियों को सबको बेचा। आखिर क्यों? जरा सुनिए। किशोरी को बेचने का लगाया गंभीर आरोप, 8 पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अंबेडकर नगर में 10 लाख रुपए के लालच में नाबालिग बेटी को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी ने पति, देवर और अपने माता पिता समेत 8 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म, पास्को एक्ट, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले करने में जुट गई। ये अकबरपुर कोतवाली की एक किशोरी का आरोप है कि 1.5 माह पूर्व उसका विवाह हरियाणा प्रांत रोहत जिले के प्रेम नगर गली नंबर 5 निवासी मनोज पुरोलिया के साथ उसका पिता लवकुश शर्मा और मां मीना ने जबरदस्ती करवा दिया। उसकी एवज में 10 लाख रुपए दिए गए हैं। जब हरियाणा पहुंची तो वहां उसे नशे की दवा खिलाकर पति मनोज, देवर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी असमत लूट।
किसी तरह से वहां से भाग निकली और घटना की जानकारी सोमवार को किशोरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपनी आप बताई। किशोरी ने लव कुश वर्मा, मीना, प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू, संतराज, रंजन वर्मा, मंजू देवी, मनोज कुमार देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाइयां जारी। जरा देखिए, इस तरीके की भी घटनाएं आपके पास आ रही हैं तो कृपया फोन उठाइए और मिलाइए और अभी बताइए और देखिए अब तक टीवी न्यूज चैनल को। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में कोई खबर है तो कृपया खबर के लिए अभी आप मिलाइए 9454325236 पर। ये इस व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर आप अपना जरूर बताइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पर आप तत्काल बता दीजिए और हम आपकी खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित और प्रसारण करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही यूपी से। जी हां, घूसखोरी कांड में एसडीएम निलंबित, पेशकार पर पहले हो चुकी है कार्रवाई। एंटी करप्शन ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। जरा गौर करिए, हम आपको ले चले हैं सुल्तानपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुल्तानपुर में घूसखोरी कांड में एसडीएम को निलंबित कर दिया है। पेशकार पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। एंटी करप्शन टीम ने पेशकार को रंगे हाथ पकड़ा था। जरा आइए हम आपको ले चले हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में घूसखोरी के मामले में एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले पेशकार को निलंबित किया जा चुका है। मामले में जयसिंहपुर तहसील के एसडीएम न्यायालय का है। यहां तैनात पेशकार समरजीत पाल को 2 दिसंबर को एंटी करप्शन टीम ने तहसील परिसर से रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया था। एंटी करप्शन के प्रभारी अनिल सिंह की तहरीर पर गोसाईगंज थाने में पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब शासन स्तर पर एसडीएम संतोष कुमार ओझा के विरुद्ध शासन स्तर से कार्रवाई की गई है। एसडीएम को शासन स्तर से निलंबन कर दिया गया है। एसडीएम कृतिक जोशा ने बताया कि शासन ने निलंबन की कार्रवाई की गई है। जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं घूसखोर के घूसा और सरकार ने इस बार बड़ा कार्रवाई की है और ये मामला सुल्तानपुर जनपद से जुड़ा है। दोस्तों, घूसखोर को घूसा, बिल्कुल सही कहा और हम आपको ले चले हैं कि घटनाएं कहीं की हों आप हमें बताइए। हम निश्चित रूप से हर खबर को उठाएंगे। जरा देखिए और हम आपको ले चले हैं। जरा देखिए, हम आपको हर खबर की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए अब तक के साथ। सबसे पहले सबसे सटीक खबरें सिर्फ अब तक टीवी चैनल पर। तो दोस्तों, नमस्कार। हम फिर आपके साथ शाम को हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए। नमस्कार।